नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज बात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय की करेंगे। आज बात तत्कालीन सपा सरकार के मुस्लिम कवच को तोड़ने की होगी। दरअसल योगी सरकार की कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण वाली नीति की परतें एक बार फिर से खोल कर रख दी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज ऐसा ही कुछ हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बात एक ऐसे विधेयक की वापसी की होने जा रही है जिसको तत्कालीन सपा सरकार ने दोनों सदनों में सिर्फ इसलिए पास करा दिया था क्योंकि वो मदरसों और मौलवियों को असीमित शक्तियां देकर वोट बैंक को अपने और सशक्त मजबूत करना चाह रहे थे। दरअसल हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हमेशा की तरह कैबिनेट की बैठक हुई। 25 प्रस्ताव रखे गए, लेकिन एक प्रस्ताव ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। योगी सरकार ने उस विवादित विधेयक को वापस लेने की मंजूरी दी जिसे समाजवादी पार्टी ने 2016 में अल्पसंख्यक हित के नाम पर पास कराया था। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मदरसा अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक 2016 की। इस विधेयक की आड़ में क्या क्या किया गया वो आपको जरूर जानना चाहिए था। शायद ये बहुत कम लोग जानते भी होंगे। इस विधेयक को लेकर सपा मुसलमानों को संविधान से ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को ऐसी कानूनी ढाल देनी चाहिए गई थी उस समय जिसके पीछे छिपकर वो जांच से बच सकते थे, एफआईआर से बच सकते थे, मुकदमे से बच सकते थे। तो सवाल यह है कि सपा राज में क्या कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए था? क्या न्याय का तराजू धर्म या मजहब देखकर झुकेगा? शायद यही वजह थी कि 2016 में ही तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इस विधेयक पर सवाल खड़े किए थे। इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति ने आपत्ति जताई थी, कहा था इस संविधान के विपरीत हो रहा है। केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कहा था कि विधेयक संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है। इसे वापस लौटा दिया गया, वहां से कहा गया पुनर्विचार करो। लेकिन सपा सरकार ने ना तो सबक लिया आज तक और ना ही तुष्टीकरण वाली सियासत छोड़ी है। आज योगी सरकार ने वो काम किया है जो एक मजबूत, साहसी और राष्ट्रहित में सोचने वाली सरकार को करना चाहिए। इस पूरे विधेयक को समाप्त कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया इस पर आई। उनका साफ कहना था कि सपा सरकार ने संविधान को दरकिनार कर मदरसों को असीमित अधिकार देने की कोशिश की थी। अब योगी सरकार के फैसले के बाद कोई अपराधी होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी, कोई अनियमितता होगी तो जांच जरूर होगी। मजहब नहीं देखा जाएगा बल्कि कानून अपना काम करेगा। योगी सरकार का संदेश बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश में कानून एक है, नियम भी एक होगा और न्याय सबके लिए बराबर होगा। ऐसे में जवाब तो चाहिए। में आज हमारे सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं। सवाल सीधा सा है, जवाब तो चाहिए में क्या यही है सपा के न्याय की परिभाषा? क्या यही है सपा का समाजवाद? वोट बैंक के लिए संविधान से समझौता सही है क्या? संविधान की बात करना एक तरफ, लेकिन उसी से समझौता हो रहा है। मुस्लिम प्रेम के लिए कानून को कमजोर करना क्या चाह रहे थे उस समय अखिलेश यादव जी? यूपी को 2 कानून वाला राज्य बनाने की कोई मंशा थी? आज इन तमाम सवालों का आधार बनाएंगे, इन पर बात होगी, खुलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस मामले पर आई कुछ प्रतिक्रियाएं हम जरूर सुनवाएंगे। देखिए, उस नियमावली में पूर्ण होना चाहिए। जो बिल पेश किया गया है उसके विपक्ष में वो एकदम ठीक काम किया गया है। जांच हो कि आखिर जो उनको दिया गया जो उसका वो कर क्या रहे हैं, उससे वो जीवन यापन कर रहे हैं या उससे वो अन्य कार्य कर रहे हैं। तो ये तो निष्पक्ष कार्य किया है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। और इस प्रकार का जो भी कोई कार्य हो, किसी भी सरकार ने किया हो, कोई भी सरकार हो, किसी प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि वो न्याय करे और किसी की पक्षपात से रहित पारदर्शिता से जांच करे और पुलिस को पूरा अधिकार दिया जाए और जांच एजेंसियों को अधिकार दिया जाए कि हमारे देश में जहां जहां पर भी कोई भी सरकारी कार्य किसी के लिए प्रभावित हो रहा है वो पूरी जांच के साथ हो, निष्पक्ष हो और जो दोषी हो उसको दंड मिले।
समाजवादी पार्टी अगर भारत के सच्चे सिपाही नहीं हो सकते तो जैसे कोई भारत के दुश्मन की भाषा बोलते हैं वो भाषा देश स्वीकार नहीं कर सकता। ताकि कांग्रेस समस्या से ग्रस्त है, उस समस्या का समाधान भाजपा नहीं करेगी, कांग्रेस को ही करना है। तो तत्कालीन सपा सरकार ने जिस विधेयक के माध्यम से मदरसा और मौलवियों को जांच से बचाने के लिए, उनकी शक्तियां सीमित करने के लिए जो कानून पास कराने की कोशिश की थी, बनाने की कोशिश की थी, वो संविधान को कमजोर करने जैसा था या नहीं, इस पर आज बात होगी, क्योंकि उस विधेयक को मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कौन कौन लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। आप देखिए स्क्रीन पर। खेमचंद शर्मा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत है। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। रिजवी जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि 2016 में ऐसा कौन सा डर था, क्या वजह थी कि समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने मदरसे के तमाम कर्मचारियों को, मौलवियों को FIR से बचाने वाला कानून लेकर आई थी। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी, आज हम इसको समझेंगे। मदरसों को असीमित शक्तियां देने की कोशिश क्यों हुई थी, इस पर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हम करेंगे, शर्मा जी से। शर्मा जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उसमें संविधान को कमजोर करने की कोशिश की गई थी तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार द्वारा? इस विधेयक को वापस क्यों लेना पड़ा? खेमचंद जी नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जैसा आपने बताया, हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत लगातार काम करती रही और अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो सभी 36 बिरादरी हम जो बोलते हैं उनको आइसोलेट किया, उनको उन्होंने नेग्लेक्ट किया और कट्टरपंथियों के दबाव में वो पूरे मुसलमानों के लिए भी काम नहीं करते थे, वो गरीब मुसलमानों के लिए भी काम नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ जो आप एक तरीके से कहेंगे जो ठेकेदार बने हुए थे, उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के फायदे की दृष्टि से वो लोग काम करते थे। तो आज योगी सरकार, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसमें चाहे औरत हो आदमी हो, तो हम लोग जो सबका ध्यान रखते हैं, तो उसके आधार पर जो हमें लगा कि नहीं, ये विधेयक जिस दृष्टि से लाया गया वो दृष्टि सही नहीं है। इससे जिसके लिए लाया गया उनके लिए भी फायदा नहीं हो रहा है, गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है, उन लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बहनों को फायदा नहीं हो रहा है। तो आदरणीय योगी जी ने जो निर्णय लिया है वो उसी के अनुसार लिया है, क्योंकि योगी जी का जो विजन है वो पूरे 25 करोड़ जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, चाहे वो किसी भी ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। शर्मा जी, अगर ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए फटाफट, उसके बाद में हम इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी जी हैं। रिजवी जी, अगर कोई मदरसा शिक्षक कोई अपराध करता है तो क्या उसे मजहब के नाम पर संरक्षण मिलना चाहिए क्या, जो कोशिश 2016 में की गई थी तत्कालीन अखिलेश यादव जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा? देखिए मोहतरम, मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए और न कि, और अगर कोई अपराधी है तो मजहब देख करके उसके साथ में कोई जो है वो पक्षपात करना चाहिए। अगर कोई अपराधी है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, उसको जरूर सजा मिलना चाहिए। कानून जनहित को देखते हुए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सबके फलाह बहबूद, सबके जन कल्याण के लिए कानून बनना चाहिए। पक्षपात का रवैया नहीं अपनाया जा सकता। और 2016 में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ये कानून बनाया कि मदरसे के टीचरों को के ऊपर FIR नहीं लिखी जाना चाहिए, तो दरअसल मदरसों के टीचरों के साथ में ये अच्छाई की बात नहीं है, बल्कि उनको अपराधीकरण करने के लिए और उकसाना है और उनको सरपरस्ती देना, संरक्षण देना है। तो ये और घिनौना अपराध हो जाता है कि जब किसी को ये कह दिया जाए। एक छोटा सा नॉन पॉलिटिकल रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। आपको नहीं लगता है कि एक तुष्टीकरण की कोशिश थी, मुसलमान वोटों को और मजबूत करने की कोशिश उस समय की थी अखिलेश यादव जी की सरकार ने? हाँ बिल्कुल, ये मुसलमानों के वोट लेते हैं और वोट लेने की ही बात करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते, बुनियादी काम नहीं करते ये लोग। बुनियादी काम इन्होंने कभी नहीं किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो कभी बुनियादी काम नहीं किया। शोर शराबा, हंगामा,
के अलावा क्या काम था? कोई काम नहीं था ठीक है। इनका। और फिर उसके बाद में आप ये भी समझिए कि 2016 में जो लोकल स्तर पर तहतानिया फौकानिया आलिया तहतानिया फौकानिया की जो मान्यता मिलती थी वो भी खत्म कर दिया और इसको अटैचमेंट कर दिया वहां लखनऊ से, क्योंकि उच्च आलिया आलिया की मान्यता लखनऊ से मिलती थी तो वो जारी रही, मगर इन्होंने नीचे स्तर पर वो भी बंद कर दिया। ठीक है मगर ये रजवी जी, आप खाते बने में आ रहेगा, जाता- मगर ये आप बने खाते रहेगा, में हम आ इस पर जाता और है विस्तार से बीजेपी बात के। करेंगे, आपको और समय मिलेगा अपनी बात रखने का और तमाम चीजों को हाईलाइट करने का, तो प्लीज बने रहिएगा। सपा के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं दुबे जी। दुबे जी, क्या मजबूरी थी भाई 2016 में आप लोगों की कि एक ऐसा विधेयक लेकर आया गया जिसमें मुसलमानों को संविधान से ऊपर रखने की कोशिश की गई, जिस विधेयक को आज वापस ले लिया है योगी जी ने? दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता है, कोई भी हो। सभी संविधान के अंतर्गत ही आएंगे, उसके नीचे ही आएंगे। संविधान के अनुसार ही देश चलता है, प्रदेश चलता है। एक उस समय क्या स्थिति थी ये हम आपको नहीं बता सकते हैं उसके बारे में, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर वो कदम उठाना चाहती है जिससे बेमुनस्ता हो, जिससे उनको राजनीतिक फायदा मिले। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं संस्कृत टीचरों को आज तक ये प्रमोट कर पाए? क्यों संस्कृत टीचरों की भर्ती नहीं कर रहे? क्यों गुरुकुल जैसे स्कूल नहीं बना पा रहे? आप कुछ करना चाहते हैं ना, पॉजिटिव काम करिए। निगेटिविटी में ही आपको इंटरेस्ट है, नहीं। क्योंकि आपको ये लगता है कि निगेटिविटी से आपको वोट मिलेगा। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप ये सोचते हैं कि उससे अच्छा काम करने से वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए तो आज 1,38,000 सोना हो गया, 1,38,000 सोना हो गया और चांदी 2 लाख से ऊपर पहुंच गई। ठीक है दुबे जी, मैं रोक रहा हूं आपको, हम इस पर और बात करेंगे। अगर योगी जी ने ये कहने की कोशिश की है इस विधेयक को वापस लेकर कि मजहब नहीं सिर्फ एक कानून चलेगा, तो उन्होंने क्या गलत किया? और जो पॉलिटिक्स करने के आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, बीजेपी वाले वही आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत करते हैं, और वही जो है अब इस विधेयक के रूप में सामने आया, लोगों को पता चल गया कि आप लोग क्या कर रहे थे 16 में। इसकी भी बात होगी, प्लीज बने रहेगा। संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, क्या यह कहना गलत होगा कि सपा का यह विधेयक तुष्टिकरण की राजनीति का एक बहुत बड़ा या सबसे बड़ा उदाहरण था जो आज सामने आया है? संदीप जी। देखिए आशीष जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये एक वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए और ऐसे मुल्ला मौलवियों को खुश करने के लिए जो वोट बैंक को तैयार करते हैं, उनको इस तरीके का इनाम दिया गया था और उनको इनाम उस गलतियों का भी दिया गया था, या कहिए उन पे पर्दा डालने की कोशिश की गई थी। आपको भी मालूम है, एक समय ऐसा था मस्जिदों से मदरसों से रोजाना ऐसी हरकतें और घटनाएं घटती थी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण की घटनाएं होती थी। छोटी बच्चियों का रेप होता था और फिर उनकी FIR ना हो, उस पर पर्दा डाल दिया जाए और ऊपर से उनको संरक्षण देना, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए भी खतरनाक था। लेकिन केवल अपना वोट बैंक साधने के लिए, मुस्लिम्स को खुश करने के लिए, धर्मगुरुओं को खुश करने के लिए इस तरीके का डिसीजन लिया गया था। ये बिल्कुल देश के हित में नहीं था। अगर ये वापस लिया है सरकार ने तो सरकार बधाई की पात्र है। ठीक है, लेकिन इसको अब जब वापस ले लिया गया है सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, संदीप जी, तो समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गजों की, बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वो लोग इसको इस प्रकार से ट्विस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी सरकार कर रही है वो जनहित के खिलाफ कर रही है, जनभावना के खिलाफ कर रही है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ कर रही है, पीडीए के खिलाफ कर रही है। क्या इसको सेल्फ गोल माना जाएगा? इस पर भी 2 टूक आप कह दीजिए, उसके बाद में खेमचंद शर्मा जी की तरफ। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत बोल रही है। उसको दर्द ये है कि उसके वोट बैंक में सेंध लग रही है और मुस्लिम भी जग रहा है। आप ये देखिए, जिन मुसलमान के बच्चे या बच्चियों के साथ गलत होता था और वो अपनी FIR भी दर्ज नहीं करा सकते थे, तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा। तो आज की तारीख में पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी इससे बैकफुट पर है, क्योंकि गलत को आप सपोर्ट करके राजनीति में नहीं आ सकते। और सबसे बड़ा दर्द समाजवादी पार्टी का ये है कि
वोट बैंक दिखाई देता है मुस्लिम, कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देता है, नहीं, एक समाजवादी बात पार्टी को तो बिल्कुल मुस्लिम सही है वोट सर बैंक कि दिखाई देता है, अब बसपा प्रत्यक्ष को भी मुस्लिम को वोट प्रमाण बैंक की दिखाई क्या देता आवश्यकता है और संदीप जी? चंद्रशेखर रावण को भी मुस्लिम वोट जी बैंक दिखाई बिल्कुल देता बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है शायद, इसीलिए जब ये विधेयक दोनों सदनों से पास कराया गया था, परिषद से और विधानसभा से, तो उस वक्त राम नाईक जी राज्यपाल थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था, राष्ट्रपति ने भी इस पर टिप्पणी की थी, केंद्र सरकार ने भी इसको वापस कर दिया था। शायद उसमें ये चीज नजर आई होगी कि ये संविधान के विपरीत है और बाकायदा कानूनी ढाल दी जा रही है मुसलमानों को नहीं, अगर हम कहें कि मदरसा शिक्षकों को या मदरसे को, तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। बट एनीवेज, खेमचंद शर्मा जी, अब जब इस विधेयक को वापस ले लिया गया है या सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, प्रतिक्रियाएं आ गई हैं, तब समाजवादी पार्टी इसको ये क्यों कह रही है कि ये जन भावना के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं और हमारी सरकार 27 में आएगी तो हम पुनः इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इस प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाएंगे? किस प्रकार से अब इसे देखेगी बीजेपी? खेमचंद जी, एक बार रिपीट करेंगे, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, एक बार रिपीट करेंगे खेमचंद जी, अपना सवाल? अब जब इस विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि जनभावना के खिलाफ फैसला कर रही है और हमारी सरकार 27 में वापस आने जा रही है, हम फिर से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और पीडीए के सपने को आगे बढ़ाएंगे, अल्पसंख्यकों की आवाज को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव जी, नहीं, ये तो अब साफ साफ दिखाता है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जनभावना के खिलाफ नहीं, जनभावना के अनुसार है। जनभावना ये थोड़ी कहती है अगर मदरसों में कोई भी शिक्षक या जो मदरसों का मैनेजमेंट, नहीं अच्छा, एक चीज और है इसमें, अभी शिवपाल जी के एक बयान हमने टीवी पर चलाया, उनका एक बाइट हमने चलाई, उसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, हम कुछ और करते हैं, उसको कुछ अलग तरीके से लोग पेश करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। अब बताइए। बीजेपी वाले झूठ नहीं बोलते, अभी मौलाना साहब ने भी बताया। अगर वहाँ जो शिक्षक है, और अभी बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं जिसमें बहन बेटियों के साथ या बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ दुराचार किया जा रहा है, अगर ऐसा कोई भी अपराधी, क्योंकि वो तो धर्म के स्थान है और धर्म वहाँ पे सिखाना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्र की बात सिखानी चाहिए, देश की बात सिखानी चाहिए, समाज की सेवा की बात सिखानी चाहिए। अगर वो कुछ वहाँ पे दुराचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं या फिर एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनपे केस क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो कोई राष्ट्रपति हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, क्यों उनको एग्जेम्पशन मिले, क्यों उनको अलग से कानून मिले? ये तो वही है जो कांग्रेस में भाई जो गांधी परिवार है उस पे कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए, वैसे ही समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनके जो कट्टरपंथी मित्र हैं वो कुछ भी करें, चाहे वो बच्चों के साथ अत्याचार करें, दुराचार करें, बहन बेटियों के साथ दुराचार करें, एंटी नेशनल एक्टिविटी करें, फ्रॉड करें, फाइनेंशियल फ्रॉड करें, मिसमैनेजमेंट करें, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, होनी चाहिए। ठीक है दुबे जी, एक सीधा सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्या दुबे जी समाजवादी पार्टी ये मानती है अल्पसंख्यक होने का मतलब मुसलमान होने का मतलब कानून से ऊपर होना है? क्या मानती है समाजवादी पार्टी? क्या यही समाजवाद है? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज बता दीजिए। नहीं, ये चीज तो हमने पहले ही कहा कि ये देश में सबसे सर्वोपरि कोई है तो लोकतंत्र। लोकतंत्र में संविधान से ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो ये विधेयक क्यों लेकर आया गया था? मैं वही सवाल, ये अगर ऐसी बात है सर, अगर आपने इतनी अच्छी बात कही है दुबे जी, तो फिर इन मदरसा मौलवियों को, इन कर्मचारियों को कानूनी ढाल देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो विधेयक आप लोग को इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें ये चीज साफ अंकित है? लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसकी जगह आप ये बोलते कि गुरुकुल, हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक गुरुकुल खोलेंगे, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता सर, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना दुबे जी। संस्कृत के टीचर बनाए रखे जाएंगे, उनको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, उर्दू सब में पढ़ाई होगी, तो ये एक पॉजिटिव संदेश जाता है। ये मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल मुझे आपने सुझाया सर, ये मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता से तत्काल पूछूंगा, लेकिन जो मैंने आपसे पूछा मुझे उसका जवाब चाहिए। इन मदरसा मौलवियों को कानूनी ढाल देने की कोशिश क्यों हुई थी? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? अगर हिंदी में ना समझ में आए तो अंग्रेजी में पूछ रहा हूं सर। हाँ, नहीं, उस समय क्या हालात थे, हम उसके बारे में जिसकी जानकारी नहीं, हम आपको कैसे बता दें? बताइए सर, आप एक इतनी बड़ी पार्टी के नंबर 1 पार्टी जो अखिलेश यादव जी कहते हैं उसके पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, आप कह रहे हैं हमको पता ही नहीं वो विधेयक क्यों आया था? बताइए सर, बिना होमवर्क क्या है? मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं था कि उसमें उस मंत्रिपरिषद की मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया था? नहीं सर, हम लोग जब पढ़ सकते हैं तो आप भी नहीं, जो हमारा काम वही आपका भी काम है सर, मीडिया पे बैठना है, बोलना है, तो आप भी तो पढ़कर आएंगे ना सर, क्या था उस विधेयक में? नहीं, हम तो पढ़ के आएंगे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, किस कारण हुआ, इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, तो हम आपको यही कहेंगे ना, हम झूठ आपके सामने क्यों रखें?
नहीं, वन नेशन वन लॉ की नहीं। हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम यही जरूर कहेंगे कि आप सकारात्मक राजनीति करिए, नकारात्मक राजनीति मत करिए, और सकारात्मक राजनीति से देश प्रदेश सबका भला होगा, समाज का भला होगा। तो मतलब उस विधेयक को वापस लेकर मौजूदा सरकार ने नकारात्मक राजनीति की है, ये कहना चाह रहे हैं आप सर? नहीं, नकारात्मक क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, क्या नहीं, संदेश मैंने बताया ना, वो संदेश ये देना चाह रहे हैं कि सुनिए, मैं संदेश भी बता देता हूँ, मैं संदेश भी बता देता हूँ जो बीजेपी का कहना है, इस पर जो प्रतिक्रिया हमारे पास आई है उसमें ये संदेश देने की कोशिश सरकार ने की है इसको वापस लेकर कि यूपी में मजहब नहीं कानून सबसे ऊपर है, ये संदेश देने की कोशिश हुई है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये तो समाजवादी पार्टी भी कह रही ना कि कानून और संविधान सबसे ऊपर है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है भाई। तो फिर इनको कानूनी ढाल क्यों लेनी पड़ी फिर? तहत ही जेल जाते हैं मतलब आज अगर ये विधेयक वापस ना लेती सरकार, ये बात अगर मीडिया में ना आती तो शायद इस देश के उत्तर प्रदेश के करोड़ों आबादी को पता ही नहीं चलता कि ये किस प्रकार का खेल खेला जा रहा था। अरे भाई भले लोग जो क्राइम, नहीं मतलब यूपी में कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए था क्या? वो कानून के तहत ही जेल जाते सर, हैं ना। यूपी में कानून क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए था? कानून से बढ़कर नहीं है कोई। अगर आप क्या कहते हैं कि ये मदरसा का कोई शिक्षक होगा, टीचर होगा, वो क्राइम कर देगा, बच जाएगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं, इस विधेयक में तो यही था ना, बराबर है हिंदुस्तान में, इस विधेयक में यही था। सुनिए, इस विधेयक में क्या था, सुनिए, इस विधेयक में यह था कि अगर ये विधेयक कानून की शक्ल ले लेता तो कोई भी मदरसे का मौलवी किसी बच्चे के साथ कुकर्म करता या कोई भी वो हत्या कर देता तो एफआईआर भी ना होती, मुकदमा भी ना होता और वो सपा राज में कानून से कबड्डी खेलकर निकल जाता। यही तो कोशिश थी। इसी विधेयक को वापस लिया गया संविधान के विपरीत मानकर, और यही चीज के सरकार ने उस समय टिप्पणी में कही थी सर, यही चीज राष्ट्रपति ने कही थी जब इस विधेयक को भेजा गया था उनके पास, क्योंकि राज्यपाल साहब राम नाईक जो जी थे उस समय, उन्होंने आपके इस विधेयक को भेज दिया था राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने टिप्पणी करते केंद्र सरकार को भेजा और आपके विधेयक फुटबॉल की तरह कभी इधर से उधर होता रहा और वापस आ गया स्टेट में। अब सरकार ने कहा कि भाई इस विधेयक को तो हम खारिज करते हैं, हम इसको मानते ही नहीं है, खत्म कहानी। सरकार ने यह तर्क दिया। फिर वही बात बोल रहा हूँ, कई केस ऐसे हुए हैं ना जहाँ ठीक है, गलत काम हुए हैं तो जो मदरसा का शिक्षक है उसको जेल हुई है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, नहीं हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी जी है जो खुद एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। उनसे जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की दुबे जी, उस वक्त आप नहीं थे स्क्रीन पर, उन्होंने कहा कि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून सबसे ऊपर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। उसको जो सपा ने करने की कोशिश की वो तुष्टीकरण करने की कोशिश की, वो वोट बैंक की सियासत करते हैं और वो करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए जो है वो शायद उसमें कानून नहीं बन पाया। मौलाना साहब हमेशा समाजवादी के विरोध में ही बात करते हैं, हमेशा। इसलिए ये क्या कहें, इसकी कोई वो नहीं है। और मौलाना साहब क्या ये बोलेंगे कि ये कभी सनातनी थे, इनके वंशज सनातनी थे आपके चैनल के माध्यम से? आप क्या बातें करने लगते सर, हम इतना महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। रिजवी जी, मैं पूछ लेता हूं, अगर आपने इतनी बात की है तो सुनिए ना, आपने संदेश क्या था वो मैंने आपको बता दिया, आपने कहा ये पूछ लीजिए, मैं पूछ लेता हूं। बताइए रिजवी जी जो पूछ रहे हैं दुबे जी, क्या उसका जवाब देना आप जरूरी समझते हैं तो प्लीज दीजिए। देखिए, मेरा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से न लेना है न देना है, न मैं ताल्लुक रखता हूं। मैं जो भी बात करता हूं सच्ची बात करता हूं, हकीकत की बात करता हूं, आईना दिखाने वाली बात करता हूं। दुबे जी ने जो पूछा है मैं उसको बता दूं, हाँ, मेरे जो परदादा लकड़ दादा जो भी थे वो हिंदू थे, सनातन धर्मी थे, और मैं ही नहीं। तालियां दुबे जी के लिए, दुबे जी तालियां बजा रहा हूं, तालियां इसलिए बजा रहा हूं क्योंकि रिजवी जी ने आपकी बात का करारा जवाब दिया है, ये स्वीकार करते हुए। अब इस पर क्या मुस्कुराएंगे आप? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बुरी तरीके से फंस गए दोनों मोर्चों पर। रिजवी जी प्लीज। इतिहास में बता दूं, इतिहास सुनिए, इतिहास में बता दूं जी। भारत में चंद मुसलमान अरब से आए थे, और चंद मुसलमान यहाँ पर अरब से आने के बाद में वो भी जो आए थे वो इस्लाम का प्रचार करने नहीं आए थे, बल्कि वो तिजारत करने आए थे। और यहीं की मिट्टी में, यहीं की खाक में, यहीं के हिंदू, सनातन धर्मी, आर्य समाजी, बुद्धिस्ट लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया और इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हो गए। अब मैं आ रहा हूँ समाजवादी पार्टी पे जो टॉपिक है। अब मैं आप मोहतरम मैं बताऊं सब लोगों की जानकारी के लिए कि 2016 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी। उस हुकूमत के दरमियान
जो जिला स्तर पर मदरसा की मान्यता तहतानिया फौकानिया की होती थी वो समाजवादी पार्टी ने बंद कर दी, मगर ठीकरा आकर के फूटा योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार पर। फिर उसके बाद में उच्च आलिया की मान्यता शासन से हुआ करती थी, शासन से भी 2016 के लास्ट में आलिया और उच्च आलिया की मान्यताओं को बंद कर दिया समाजवादी पार्टी के हुकूमत ने, और ठीकरा फूटा योगी आदित्यनाथ की हुकूमत पर। ये है समाजवादी पार्टी का आईना। और सुनिए, 6-6 महीने तक मदरसे के जो टीचर्स थे उनको तनख्वाहें नहीं मिलती थी, वो बेचारे परचूनी की दुकान पर उधार लेकर के खाते थे। इधर उधर आस पड़ोस अपने यार दोस्त रिश्तेदारों से उधार ले करके परचूनी की दुकान पर लोगों का पैसा देते थे, दुकानदारों का। 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं आती थी। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में इतना आसान फार्मूला बना दिया तनख्वाहों का कि हर 30 तारीख को, महीने की हर 30 तारीख को बगैर कुछ लिखत पढ़त किए हुए तमाम मदरसों के टीचरों के अकाउंट में पैसा आ जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीना या 3 महीना की तनख्वाह रुकी हो, मगर सपा के शासनकाल में 3-3, 6-6 महीना बताइए पैसा नहीं आता। दुबे जी, आप लोग कितनी कोशिश करते हैं, आप कितनी कोशिश करते हैं अल्पसंख्यक वोटों का हथियाने की, लेकिन यहीं पे एक मुस्लिम स्कॉलर बैठ के आप लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। आप लोगों के जो कार्य थे उस समय इनके विरोध में या फेवर में जो आप करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो एक मुस्लिम स्कॉलर ही बता रहा है आपको। आपने जो सवाल पूछा कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, मैंने बता दिया क्या संदेश देना चाहती है। रिजवी जी से आपने पूछा डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं इस विधेयक को लेकर, तो आप कह रहे हैं कि बताओ हिंदू थे कि मुसलमान थे, उन्होंने वो भी बता दिया। अब कोई जवाब है या नहीं है? मैंने ये नहीं कहा, आप गलत बोल रहे। मैंने क्या कहा कि क्या ये अपने आप को कहेंगे? कह तो दिया उन्होंने इस बात को कह तो दिया। सुनिए, उस मौलाना साहब ने इस बात को स्वीकार किया, ये खुशी की बात है। और हम तो चाहेंगे कि अगर ये हर हिंदुस्तान का मुसलमान स्वीकार कर ले तो ये हमारे हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, संदीप चौधरी जी को शामिल करूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी जी। आ रहा हूं मैं, दुबे जी, आई एम कमिंग। आप काफी देर आपसे बात हो गई सर, वो तो मैंने पूछ लिया क्योंकि रिजवी जी ने बोला अभी, लेकिन संदीप जी से ज्यादा बात नहीं हो पाए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, योगी सरकार ने इस फैसले को लेकर क्या ये माना जाए कि यूपी की राजनीति में 1 नेशन 1 लॉ की जो सोच होनी चाहिए उसको सशक्त करने का, मजबूत करने का कार्य किया है? इसको इस प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए कि जनभावना के खिलाफ लिया गया निर्णय? देखिए आशीष जी, बिल्कुल हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, एक परिवेश में एक स्टेट में रहते हैं, तो मुझे लगता है हम सबको सेम नियम कायदे कानून का पालन करना चाहिए और एक ही छत्र छाया के नीचे एक ही हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, एक ही हमारे राज्यपाल है, एक ही हमारा हाई कोर्ट है। तो फिर नियम कायदे अलग क्यों? सबको एक ही लाठी से हाँका जाना चाहिए और सबको एक ही तरीके से देखा जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा कि भाई जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या जो मुल्ला मौलवी हैं मस्जिदों में मदरसों में, उनको आप अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और हमारे जो राजपुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, उनकी तरफ आप ध्यान भी नहीं दोगे, उनकी सुरक्षा का भी आप ध्यान नहीं दोगे, तो मुझे लगता है ये एक किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है। सरकार को सबको सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं संदीप जी, क्या आप उनके जवाब से सहमत हैं? उनका ये कहना कि मुझे नहीं मालूम कि उस समय सरकार ने क्या सोचा था, किस प्रकार से लेकर आई थी, क्या आप एक प्रवक्ता से इस प्रकार की बातें एक्सपेक्ट करते हैं कि उस प्रकार का जवाब दे आकर टीवी चैनल पे? देखिए, मुझे ये लगता है, मैं खाली समाजवादी प्रवक्ता की बात नहीं करूंगा, अगर कोई व्यक्ति टीवी पर डिबेट में शामिल हो रहा है तो उसकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, उसे टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, अपनी पार्टी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए और उनकी सोच भी पता होना चाहिए। ये चीज जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी उसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए कहीं इमरान मसूद को आगे किया है तो कहीं इमरान प्रतापगढ़ी को आगे किया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, बसपा में और चंद्रशेखर रावण का भी आप देखेंगे तो वो भी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। ये ज्यादातर जो विपक्ष की पार्टियां हैं ये मुस्लिम्स को अपना वोट बैंक समझती हैं, इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, 3 तलाक कितनी बड़ी समस्या है या उनके बच्चों के साथ कैसा हरेसमेंट होता है,
उस पर आज तक एक स्टेटमेंट किसी का आया हो या किसी मुल्ला मौलवी को सजा देने की बात कही हो। आप एक बड़े नेशनल चैनल पर बैठे हैं, एक बाइक मुझे चलवा कर दिखा दीजिए। तो हमें आवाज उन बच्चों की भी उठानी पड़ेगी, उन बच्चियों की भी उठानी पड़ेगी, वो भले ही मुस्लिम समाज से आते हो। न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय पर सबका अधिकार, बराबर का अधिकार है। ठीक है, ओके, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। दुबे जी की तरफ मैं बढ़ूं उससे पहले खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, विपक्ष कह रहा है कि फैसला मुस्लिम विरोधी है जो आप लोगों ने लिया है, और बीजेपी के ऊपर ये आरोप भी लगाते रहे कि आप लोग जो है चयनात्मक कार्रवाइयां करते हैं, और उसी एंगल में इसको भी मोड़ने की कोशिश मौजूदा विपक्ष कर रहा है उत्तर प्रदेश का। इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिमों के हित में काम कर रहे हैं, हम सभी धर्मों के हित में काम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश और देश को विकसित बनाने के लिए दिन रात योगी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं, और वो सभी लोग उसको समझते हैं, मान रहे हैं। कुछ लोग जो ठेकेदार बने हुए थे, कट्टरपंथी हैं, या जो ऐसे स्थानों का, इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज करते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, सेक्सुअली हो, मॉनिटरी हो या एडमिनिस्ट्रेटिवली हो, ऐसे लोगों को बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने इस विधेयक के माध्यम से किया, जिसकी वापसी पे सभी में खुशी है। हम इसके लिए आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करते हैं। इवन मुस्लिम वर्ग इसके लिए धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि जो पीड़ित हैं, पीड़ितों को तो कोई सुनता ही नहीं था। आपने तो उनको इस तरीके से छूट दे दी, जो करना है वो करो। अब आपको आप एक मदरसे के आपने कोई पद पे बैठ गए तो उसके बाद तो आपको पूरी छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत अब स्पष्ट हो गई है कि जो मदरसों को असीमित शक्तियां देने की कोशिश उस समय अखिलेश जी ने की थी, उसको योगी आदित्यनाथ ने तो अभयदान नहीं दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज यहां से निकल कर गया है। मेरे पास समय सीमित था, आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दुबे जी बहुत आभार आपका, खेमचंद शर्मा जी, रिजवी जी और संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। देखिए, मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को ऐसी कानूनी ढाल देने की कोशिश उस समय हो रही थी। अब उस विधेयक को सरकार ने वापस लिया, मौजूदा सरकार ने। अब उस विधेयक में क्या था वो हमने आपको बताया। भाई, अगर कोई भी मदरसा का मौलवी कोई गलत काम करता है, कोई अपराध करता है, तो उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं हो सकती थी, मुकदमे से भी वो बच सकता था। सवाल आज में क्या कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए था? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण आज के इस परिदृश्य में उठने लगा है। डिबेट में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।